हाय। आज हम लोग देखेंगे एक टॉपिक जो कि क्लास 10th का है और बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है रेशियो। अब इसमें नेटफ्लिक्स की तरह ही ये एक सीरीज़ है रेशियो का, जिसमें कि हमारे पास अलग अलग सीरियल्स होंगे। सो पहला सीरियल बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे और उसी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आप यूज़ करके अलग अलग सवाल कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर हम ये रेशियो की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ज़रूरी कीवर्ड्स हैं। पहला तो रेशियो, दूसरा इस टू, जो कि हम रेशियो को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि सिर्फ कोलन का साइन होता है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास फर्स्ट टर्म होता है जो कि रेशियो का न्यूमरेटर है, और एक सेकंड टर्म होता है जो कि रेशियो का डिनोमिनेटर होता है। आगे चल के हम लोगों को इस चीज़ को और डिटेल में देखेंगे, और इनके एक और सिनोनिम होते, दैट मीन्स पर्यायवाची होते हैं, उसके बारे में भी अब हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब इसके आगे आपके पास नेक्स्ट आने वाला है टाइप्स ऑफ रेशियो, क्या क्या टाइप के रेशियोज होते हैं, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ जो रेशियोज़ के होते हैं। ऑब्वियसली रेशियो रिलेट होता है एक और चीज़ से, जिसको कि हम प्रोपोर्शन कहते हैं। जब दो रेशियोज बराबर हो जाते हैं तो उसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। तो इन सब चीज़ों को अब हम जल्दी से स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फिर इसके बाद आपके पास एक इंटरेस्टिंग सम वेट कर रहा है, जिसको कि आपको सॉल्व करना है मैथमेटिक्स डिटेक्टिव की तरह। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले क्या है कि हम समझ लेते हैं कि एक्चुअली ये रेशियो होता क्या है। तो होता ये है कि अगर जैसे हम फिज़िक्स में या फिर केमिस्ट्री में कोई एक ऐसे फिज़िकल क्वांटिटी की बात करें, राइट, जो दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के रेशियो से मिलता है, तो अगर ये दोनों फिज़िकल क्वांटिटीज़ अलग अलग हैं तो फिर हमको एक नया फिज़िकल क्वांटिटी मिलेगा। अब जैसे अगर हमने वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर दिया, तो आपको पता है कि आपको एक्सेलरेशन एक नया फिज़िकल क्वांटिटी मिलेगा। बट अब यहाँ पे अगर हम रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हैं, तो वी नो दैट दिस इज़ द रेशियो of the density of any substance to the density of water at 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद एनॉर्मलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में बच्चों क्या आ जाएगा? न्यूमरेटर में आपके पास आ जाएगा डेंसिटी, कोई भी एक सब्सटेंस ए मान लेते हैं, वो कॉपर हो सकता है, कुछ भी और हो सकता है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा डेंसिटी किस चीज़ का? वाटर का। ठीक है, कब? एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास रिलेटिव डेंसिटी की डेफिनेशन। अब यहाँ पे आपको कोई क्या खास बात दिख रही है? हाँ राधिका बताइए। नहीं, हमजा नहीं। ओके, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, डेंसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है, जिसका अगर हम यूनिट लिखना चाहें तो उसका यूनिट हो जाएगा kg पर मीटर क्यूब, राइट। और इसी तरीके से अगर हम डेंसिटी वाटर का लिखना चाहेंगे तो उसका भी आपके पास हो जाएगा kg पर मीटर क्यूब। इसका मतलब है दोनों ही फिजिकल क्वांटिटी सेम है। और ऐसा अगर है तो ऑब्वियसली जो फिजिकल क्वांटिटी आपके पास न्यूमरेटर में है, उसको हम जो फिजिकल क्वांटिटी डिनोमिनेटर में है, उन दोनों के यूनिट्स को काट देंगे और बचेगा केवल क्या? नंबर्स। ठीक है, तो न्यूमरेटर में अगर आपके पास 14 है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में अगर आपके पास डेंसिटी ऑफ वाटर है जो कि 1 है, अगर हम kg पर मीटर क्यूब में बात करें तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर वाले को अगर हम 140 ले लें तो अब ये आपके पास रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगा। क्या ये एक रेशियो है? यस और नो? कौन बताएगा? यस, आबिद? नहीं? और कोई? नहीं? चलिए मैं आपको बताता हूं। अगर आपके पास कभी कोई रेशियो है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जो नंबर्स हैं वो को प्राइम होने चाहिए। इसका मतलब उन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब बच्चों, इसको अगर हम आगे लिखना चाहें तो इसको हम आगे लिख सकते हैं 14, जो कि हम 7 × 2 लिख सकते हैं, और इसके आगे हमारे पास 10 है, तो 14 को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 140 मिल जाएगा। तो इंटू 5 × 2, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा 10, जो 3 बार आया है। 10 को हम हर बार 5 × 2 लिख सकते हैं,
ठीक है। और ऑब्वियसली क्योंकि ये 3 बार आया है तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे इसको 3 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको चिल्ड्रन ये दिख रहा है कि यहाँ पे 5 जो है वो 5 के साथ कट जाएगा, 2 2 के साथ कट जाएगा, एक और 2 कट जाएंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है और मल्टीप्लिकेशन में है, इसीलिए कट गया, ठीक है। अब इसके आगे जो बचा, अब उसमें नंबर्स न्यूमरेटर्स के और डिनोमिनेटर्स के को प्राइम होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर हम इन नंबर्स को लिखने की कोशिश करेंगे तो अब आप ये देखिए, न्यूमरेटर में आपके पास केवल 7 बचा है और डिनोमिनेटर में आपके पास बचा है केवल 5 और आपके पास एक और 5, ठीक है। और फिर आपके पास एक और आ गया है 2 और इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। तो इसमें एक हम छोटा सा पैटर्न देख रहे हैं। वो पैटर्न ये है कि आपको ये दिख रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो जो नंबर्स हैं वो नंबर्स आपके रिपीट नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब है आपस में कोई को प्राइम नंबर्स ही हैं और दूसरा कोई नंबर नहीं है, ठीक है। तो फिर फर्दर इसको अगर हम आगे सिंप्लीफाई करके लिखना चाहेंगे, सो दिस विल बिकम 7 डिवाइडेड बाय 5 25 एंड 2 इज़ 50, राइट। अब आप ये देख सकते हैं 7 और 50 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं? ऐसे नंबर्स कहलाते हैं को प्राइम, ठीक है। और ये आप लोगों ने रेशनल नंबर्स में पढ़ा हुआ है। तो ये अब रेशियो कहलाएगा। इसका मतलब है जो शुरू में आपके पास 140/1000 था वो एक रेशियो नहीं है, क्योंकि अभी भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं, उनको जैसे हम लोग ने यहाँ पे कैंसिल किया उस तरीके से अगर हम कैंसिल कर देंगे तब हमारे पास जो रेशियो आएगा उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर अगर ना हो तो वो फाइनल रेशियो है। तो अब हमने इससे क्या कैलकुलेट किया? हमने ये कैलकुलेट किया कि ये जो आपको एक सब्सटेंस दिया हुआ है उसमें दोनों के डेंसिटीज़ का क्या रेशियो है, ठीक है। और ये डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ए डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस बी, राइट। और याद रखिए कि नॉर्मली हम डेंसिटी, यहाँ पे तो हम कैपिटल डी लिख रहे हैं, वैसे नॉर्मली डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं तो उसको हम स्मॉल डी से लिखते हैं, तो इसीलिए जो है हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे हम स्मॉल डी लिख देंगे। तो डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस ए डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब H2O, राइट। अब ये दोनों का जो डेंसिटी है, इन दोनों का डेंसिटी का रेशियो अभी हमारे पास क्या आ जाएगा? अभी हमारे पास जो अभी हम लोग ने कैलकुलेट किया है जिसमें कि कोई भी को प्राइम नंबर्स नहीं है, वो आ जाएगा आपके पास 7/50। और इसमें क्या आप एक चीज़ और देख पा रहे हैं? यस गाइस, जबर हुरैरा, एनीबडी? ओके, सो आई विल टेल यू। देखिए, दिस डज नॉट हैव अ यूनिट, ठीक है। 7/50 है ज़रूर, पर जैसे आप लोग ने ऊपर देखा था यूनिट्स इसमें कट गए हैं, ठीक है। तो यूनिट ये kg और kg था, ये दोनों कट गए थे, और मीटर क्यूब भी कट गया था, तो इसमें कोई यूनिट नहीं बचा था। अब अगर आपके पास कोई एक रेशियो है उसमें भी आपके पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई भी यूनिट नहीं बचेगा, तो इसका मतलब ये यूनिट लेस होता है, या फिर फिजिक्स में इसको हम डायमेंशन लेस भी कहते हैं, ठीक है। तो अब आगे हम इस चीज़ को लिख सकते हैं कि अगर हम कभी भी किसी रेशियो की बात करते हैं तो वो क्या होगा? वो डायमेंशन लेस होगा, राइट, या फिर वो यूनिट लेस होगा, ठीक है। अब डायमेंशन लेस मतलब क्या है? देखो, हम लेंथ को L से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को M से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को T से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इससे किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बनता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स का जो यूनिट होता है बच्चों, वो क्या होता है? फोर्स का यूनिट होता है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो फोर्स का जो यूनिट है वो है आपके पास 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा इसको अगर हम mLT के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो देखो, मास का पावर 1 है क्योंकि केवल मास एक बार आया है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसमें लेंथ की,
तो वो भी एक बार आया है क्योंकि केवल मीटर है। पर अगर हम सेकंड की बात करें तो क्योंकि वो सेकंड स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं होल डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया वो आपके पास एम एल डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, या फिर इसको हम ऐसे भी लिखते हैं एम एल वेट इन प्लेस ऑफ दिस डिविजन साइन। अब हमारे पास क्या आता है t रेज टू द पावर -2, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। अच्छा, तो आपके पास ये है कि अगर कोई भी रेशियो है तो रेशियो में कोई यूनिट नहीं होगा या फिर कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, इसीलिए उसको हम डायमेंशन लेस भी बोलते हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे आपको और बतानी है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक रेशियो है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास रेशियो एक आया है, जैसे इस केस में 7/50। अब यहाँ पे आप दो चीज़ देख रहे हो, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ कि अगर आपके पास ये आप 7/50 देख रहे हो तो ये 7/50 में जो 7 है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म, ठीक है। और अगर आप इसकी बात करोगे जो 50 है वो क्या है बेटा? वो है आपके पास सेकंड टर्म, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट टर्म है इसका आपके पास नाम जो है एक और है, वो है एंटीसीडेंट, ठीक है। और जो दूसरा नंबर है उसका एक और नाम आपके पास है, वो है कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। सो जो नंबर न्यूमरेटर में रहता है उसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं या फिर एंटीसीडेंट बोलते हैं, और जो नंबर डिनोमिनेटर में रहता है उसको हम सेकंड टर्म बोलते हैं या फिर कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने काफ़ी चीज़ें सीखी, मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें आपको आ गई होंगी, पर जैसे मेरी आदत है मैं आपको सारी चीज़ें एक बार फिर से बता दूंगा, जिसमें कहीं पे कोई कन्फ्यूजन अगर आपको होगा तो वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग डील कर रहे हैं एक टॉपिक रेशियो है जो कि बहुत ज़रूरी है अभी आपके पास इस क्लास 9 में या 10 में, या फिर आगे चल के कॉम्पिटिशन्स में भी इसका बहुत सारा रोल है। तो रेशियो को समझ लेते हैं। देखिए, अगर हमारे पास दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ का रेशियो है, पहला वाला फिज़िकल क्वांटिटी जैसे मान लेते हैं PQ1 है, और डिनोमिनेटर में आपके पास दूसरा कोई डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल दिया, न्यूमरेटर में आपके पास वेलोसिटी है और डिनोमिनेटर में आपके पास टाइम है, तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वो एक नया फिजिकल क्वांटिटी बनता है। इस केस में ये एक्सेलरेशन बनेगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो जब दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिवाइड किया तो एक नया फिजिकल क्वांटिटी बन के आया। पर अगर हम दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिवाइड करेंगे जिसमें कि दोनों ही फिजिकल क्वांटिटीज सेम टू सेम है, तो ऑब्वियसली होगा क्या, इनके यूनिट्स कट जाएंगे और केवल नंबर बचेगा, ठीक है। तो अब हम रेशियो की तरफ बढ़ रहे हैं। एक छोटी सी कमी है, वो ये है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बचना चाहिए 1 के अलावा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सारे नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स लिख देते हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, और इसमें जो जो कट जाएगा, ठीक है, उनको कट जाने दो, आप एंजॉय करो, ये कट जा रहा है और आपका कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जा रहा है। और जो बचेगा, जैसे इस केस में आपके पास बचा है 7/5 × 5, तो आप इसको अगर चाहोगे तो कैलकुलेट भी कर सकते हो। दैट मीन्स 7/50, राइट। तो ये आपके पास बन जाएगा एक रेशियो जिसका कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के नंबर्स में को प्राइम होगा। दैट मीन्स उन दोनों में कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि ये प्राइम नंबर्स हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक नंबर है जो है 25/9। अब आपको दिख रहा है कि अगर हम 25 की बात करें वो प्राइम नंबर नहीं है, और अगर हम 9 की बात करें वो भी प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5² डिवाइडेड बाय 3², ठीक है। तो एज इन दोनों नंबर्स में जब हम रेशियो की बात करें
तो वो 25/3 स्क्वायर दैट इज़ 9 है, और इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये को प्राइम कहलाएंगे और इसको हम एक रेशियो कह सकते हैं। ठीक है, तो आगे चल के हो सकता है आपके पास ऐसा कभी कोई आंसर आए तो आपको डिसाइड करने में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आप बस ये चेक करोगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है। अगर कॉमन फैक्टर है तो फिर वो रेशियो नहीं कहलाएगा। अच्छा, अब इसके आगे मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि जब कभी भी आपके पास कोई एक रेशियो होगा, उसको उसके कॉमन फैक्टर्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के को काट देने के बाद जो बचेगा उसी को हम लोग मेनली रेशियो बोलते हैं। दैट मीन्स सम न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय सम डिनोमिनेटर, where you have to remember that both of these numbers should be co-prime. That means except one, कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर का जो नंबर है उसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, या फिर उसको हम एंटीसीडेंट भी बोलते हैं। डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसको या फिर हम सेकेंड टर्म बोलते हैं, या फिर हम उसको कॉन्सिक्वेंट भी बोलते हैं। अच्छा, अब इसके आगे बच्चों हम लोग ने इस चीज़ को बढ़ा करके ये भी देख लिया कि नंबर्स आपके पास अगर हैं तो कोई अगर फिजिकल क्वांटिटीज़ का रेशियो जिसमें कि दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ अलग अलग हैं तो एक नया फिजिकल क्वांटिटी बनेगा। जैसे अगर वेलोसिटी अपॉन टाइम की आप बात करोगे तो एक्सेलरेशन बनेगा। पर अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को आप डिवाइड करते हैं या फिर उनका रेशियो निकालते हैं और दोनों ही फिजिकल क्वांटिटीज़ का यूनिट सेम है तो ऑब्वियसली यूनिट आपके पास कैंसिल हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, फिर जो बचेगा उसको हम प्योर रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्योर रेशियो। ठीक है, जिसमें कि कोई भी यूनिट नहीं है। अच्छा, अब इसके आगे बेटा क्या हो जाएगा आपके पास कि यहाँ पे भी हम लोग ने ऐसा किया और हमें एक यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटीज़ का रेशियो जो कि आपके पास एक नॉर्मल रेशियो कहलाता है मिल गया। अब इसके बाद अगर हम इसी में डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करें तो इसका मतलब है एम, एल और टी में कोई भी पावर नहीं होना चाहिए। तो अगर हम फिज़िक्स की बात करें तो उसका यूनिट है, फिज़िक्स में फोर्स का यूनिट 1 kg/s²। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मास को हम m के तौर पे लिखेंगे, लेंथ जो है उसको हम कैसे लिखेंगे l के फॉर्म में, और जो टाइम है उसको हम t के फॉर्म में लिखेंगे। जो SI यूनिट्स हैं मास का kg, लेंथ का मीटर और टाइम का सेकेंड, इनको यूज़ करते हुए अब हमारे पास फोर्स का नया एक वो बन जाएगा डायमेंशनल फार्मूला, राइट। और उसी डायमेंशनल फार्मूला से आप कितने चाहो उतने यूनिट्स बना सकते हो। क्यों? क्योंकि एम, एल और टी में आप अलग अलग चीज़ें लिख सकते हो। जैसे आप अगर केजी की जगह पे आपके पास जैसे 100 kg है तो उसकी जगह पे आप क्विंटल लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरे जो आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो कि मास, लेंथ या टाइम के फॉर्म में हैं तो उनके आप पावर्स देख लोगे। ठीक है, और जैसे आपके पास नॉर्मली इंडिसीज में होता है, दैट इज़ अगर आपके पास कोई a⁻m है, ठीक है, और उसको आपको डिवाइड कराना है a⁻n से तो वो बन जाएगा a⁻m-n। ठीक है, तो इसी तरीके से जब आपके पास बड़े नंबर्स आएंगे, राइट, या फिर सेम कॉन्स्टेंट्स मल्टीप्लाइड आएंगे जो कि कॉमन है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो वो दोनों ही कट के आपके पास फाइनल फिजिकल क्वांटिटी आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग ने फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने की कोशिश की थी, राइट। वो ये है क्योंकि उसका यूनिट 1 kg/s² होता है जो कि सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ SI में है। तो जब कभी भी आप कोई भी यूनिट फोर्स का बनाओगे तो इसी बिल्डिंग ब्लॉक्स का आप यूज़ करोगे। जैसे जो ये kg है वो मास है, इसीलिए मास लिखेंगे और उसका यूनिट 1 है, दैट इज़ अंडरस्टूड। इसके बाद आपके पास जो दूसरा है वो आपके पास L है, ठीक है, और L जो है वो है लेंथ। ठीक है, तो लेंथ को हम नॉर्मली किलोमीटर्स में मेजर करते हैं या फिर अगर डिस्टेंसेस छोटी हैं तो हम इसको केवल मीटर में भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब इसके आगे आपके पास आ गया टाइम जो कि सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, और हमेशा फोर्स के फॉर्मूले में सेकेंड का जो पावर होगा वो 2 होगा। तो इसीलिए देखिए सेकेंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम। तो इसीलिए हमने लिख लिया ऊपर दोनों के लिए ml
डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। और ये आपको पता होगा ज़रूर कि अगर हमारे पास है 1 अपॉन ए रेज टू द पावर m, तो क्या बन जाता है ए रेज टू द पावर माइनस m, राइट। तो इसी तरीके से आपके पास एम एल इंटू टी रेज टू द पावर माइनस 2, राइट। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। और आपको ये याद रखना है कि अगर रेशियो है तो उसमें ना ही यूनिट होगा, ना ही उसमें आपके पास कोई भी डायमेंशन होगा, ठीक है। मतलब वो डायमेंशन लेस है, इसीलिए उसको प्योर रेशियो बोलते हैं। पर अगर हम दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ का रेशियो निकालें, जैसे एक वेलोसिटी हो दूसरा टाइम हो, तो फिर हमें एक नया फिजिकल क्वांटिटी मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे बच्चों हम लोग चलते हैं कि जब हमारे पास रेशियो का ये सब कॉन्सेप्ट है तो फिर हम इस सम को कैसे करें, ठीक है। सो मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, बस 10 सेकेंड का टाइम। पर आपको ये पता है कि इस 10 सेकेंड में आपको जो है एकदम अपनी पूरी ताकत झोंक देनी है, कि जिसमें कि मैं जब सम करूँ तो आप ऑटोमेटिकली उस सम को पहले से ही करे हुए होने चाहिए। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है a अपॉन बी, ठीक है। तो ये a अपॉन बी कितना दिया हुआ है आपको, 5 अपॉन 3 दिया है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि a is to b, that means numerator is to the denominator, is equal to 5 is to 3, ठीक है। ये भी आपके पास एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट का रेशियो हो गया, ठीक है। अब आप ये भी चीज़ देख रहे हैं कि 5 अपॉन 3 में देखो कोई भी कॉमन को प्राइम नंबर्स नहीं है। दैट मीन्स हो सकता है कि ये दोनों ही नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं, पर इनमें कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जो कि आपस में ऊपर नीचे कट सकता है। इसका मतलब 5 और 3 का जो कॉमन फैक्टर्स हैं, राइट, उसमें 1 ज़रूर से होना चाहिए और ऊपर नीचे कुछ भी कॉमन नहीं बचना चाहिए, तो फिर वो प्योर रेशियो या फिर जस्ट सिंपली रेशियो कहलाएगा। अच्छा, क्वेश्चन में ये हमको दिया गया है और हमको पूछा गया है एक चीज़ की वैल्यू। वो चीज़ जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है वो है हमारे पास 13a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, राइट। और क्योंकि ये इस 2 का साइन आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो इस 2 के साइन की जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम डिवीजन का साइन बना करके जो बाकी चीज़ है उसको हम डिनोमिनेटर में डाल सकते हैं। तो वो आपके पास हो जाएगा 10a स्क्वायर, ठीक है। और फिर इसके बाद आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट चीज़, दैट इज़ क्या है, -5b स्क्वायर, ठीक है। तो -5b स्क्वायर हो गया। अब देखो, इस सम को सॉल्व करने का तरीका ये है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हम b स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम ये लिखते हैं टेकिंग b स्क्वायर कॉमन कहाँ से, फ्रॉम न्यूमरेटर राइट एंड डिनोमिनेटर, ठीक है बेटा। देखिए, अगर हम यहाँ पे b स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो जहाँ पे b नहीं है ऑब्वियसली क्या होगा, वहाँ पे 1 अपॉन b स्क्वायर हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके पास है मान लीजिए 3 + 7a, ठीक है। अब इन दोनों में से मान लीजिए आपने कॉमन ले लिया a को, ठीक है। तो ये बेटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 अपॉन a, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म है उसके पास a नहीं है, प्लस आपके पास 7 बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अब हम जब इसको करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा, हमने b स्क्वायर को कॉमन लिया है न्यूमरेटर से, तो ये आपके पास बन जाएगा 13 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद अयान हम फिर से b स्क्वायर को कॉमन बाहर निकाल लेंगे, और क्योंकि इसमें b स्क्वायर था तो ये केवल 2 बचा यहाँ पे, ठीक है। अब हम डिनोमिनेटर की बात करते हैं। तो डिनोमिनेटर में बच्चों हम लोग के पास क्या है, डिनोमिनेटर में हमारे पास है 10a स्क्वायर। तो यहाँ पे भी क्योंकि हमने b स्क्वायर कॉमन लिया है तो b स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे,
और यहाँ पे आपके पास क्योंकि फिर से बी स्क्वायर नहीं था तो इसके लिए हम इसको लिख देंगे 10 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, राइट। और इसके आगे आपके पास जो नंबर है वो लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस नहीं माइनस है तो इसीलिए ये आपके पास हो जाएगा -5, और क्योंकि बी स्क्वायर ऑलरेडी था इसमें तो वो बाहर निकल गया। अब सबसे मज़े की बात वो क्या है कि ये बी स्क्वायर ऊपर नीचे कट जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास अब ये बचेगा 13 टाइम्स ऑफ a अपॉन b इसका होल स्क्वायर, ठीक है, और +2, और इसके बाद आपके पास आ जाएगा डिनोमिनेटर में 2 यहाँ पे है, और फिर डिनोमिनेटर में आगे आपके पास आ गया 10 टाइम्स ऑफ, फिर से इसको आप a अपॉन b का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है, और उसमें से 5 सब्सट्रैक्टेड है। अब आगे हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो ये a अपॉन b था उसकी वैल्यू क्या थी, राइट, उसकी वैल्यू 5/3 थी। अब उसी वैल्यू को हम यहाँ पे रख देना है, तो आगे चल के ये बन जाएगा आपके पास 13 टाइम्स ऑफ 5/3 होल स्क्वायर और उसके साथ हम ये ऐड करेंगे +2, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा 10 टाइम्स ऑफ, फिर से a अपॉन b क्योंकि 5/3 है वो लिखेंगे, उसका होल स्क्वायर करेंगे और उसमें से हम 5 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अब ये हो जाएगा आपके पास 13 और इसको एक्सपैंड कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 9, ठीक है। इसके साथ 2 एडेड है, याद रखिए क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाइड है तो बेस्ट होगा कि इसको आप एक ब्रैकेट में लिख दीजिए। अब डिनोमिनेटर में बच्चों क्या है, डिनोमिनेटर में आपके पास है 10 टाइम्स ऑफ 5/3, राइट, तो इसको इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये 10 × 5 स्क्वायर, फिर से आपके पास 25 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आपके पास 9 हो जाएगा, इसमें -5 है तो उसको हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब फर्दर बेटा इसको हम कैलकुलेट करने के लिए न्यूमरेटर में हम एलसीएम लेंगे, तो हम लोग एक छोटा सा स्टेप लिख सकते हैं, टेकिंग एलसीएम, ठीक है। ये छोटे छोटे स्टेप्स आप ब्लैकिंग से लिखोगे और वो बहुत ही हेल्पफुल होता है क्योंकि टीचर्स ये समझ जाते हैं कि ये आपने स्टेप किया है। अच्छा, अब इसके बाद बेटा हमारे पास क्या है कि एलसीएम अगर हमको लेना है न्यूमरेटर में वो हो जाएगा 9, ठीक है, और 30 × 25 हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 25 × 3 इज़ 75, 7 रिमाइंडर, और फिर आपके पास 25 1 से 25, 25 and 7 इज़ 32, राइट। अब इसके आगे आपके पास क्या हो गया ठीक। इसके अलावा आपके पास 9 ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा 10 × 25 दैट विल बी 250, राइट, और इसके अलावा 9 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ तो ये बन जाएगा 45, ठीक है। अब फर्दर नेक्स्ट स्टेप में इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 8 and 5 इज़ 13 आ गया आपके पास, और इधर आपके पास 1 and 1 इज़ 2, 2 and 2 इज़ 4, और उसके बाद आपके पास 3 तो है ही है, ठीक है। तो 8 and 5 is 13, 1 remainder, 1 and 2 is 3, 3 and 1 is 4, 343 न्यूमरेटर बन गया, और डिनोमिनेटर में आपके पास 9 है, राइट। अब ये जो आपके पास डिनोमिनेटर का साइन है इसके जगह पे हम क्या डिवीजन का साइन नहीं लिख सकते हैं, ज़रूर लिख सकते हैं। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको हम डिवीजन के साइन पे लिख देंगे, ठीक है, जहाँ जहाँ पे भी आपके पास होल डिनोमिनेटर का साइन आएगा, ठीक। अच्छा, अब इस वाले को तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया, पर यहाँ पे हम लोग जो मेन होल डिनोमिनेटर है उसमें हम यूज़ करेंगे। अब जो मेन होल डिनोमिनेटर साइन है वो आपके पास यहाँ है, अब उसके जगह पे बेटा हम क्या लिख देंगे, हम केवल होल डिवीजन का साइन लिख देंगे। देखो बहुत सारा कन्फ्यूजन कम हो जाएगा, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है 250 - 45, और डिनोमिनेटर में भी आपके पास 9 है, तो 5 and 5 10 आपके पास आ गया, फिर 5 and 0 5 आ गया, फिर आपके पास आ गया 205। तो अगर हम 343, राइट, इसको डिवाइड करेंगे 9 से, और फिर फर्दर आपके पास इसके भी डिनोमिनेटर में हमारे पास है 205, और वो डिवाइड हो रहा है फिर से पहले के स्टेप की तरह 9 से,
राइट। अब क्योंकि यहाँ पे होल डिवीजन साइन है बच्चों, तो इस होल डिवीजन साइन को अब हम यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे अगले स्टेप में मल्टीप्लिकेशन की तरह। देखिए कैसे, अब इसको हम लिख सकते हैं 343 divided by 9 divided again by 205, ठीक है, divided by 9। तो यहाँ पे आपके पास हो गया 343 divided by 9 इंटू आपके पास हो गया 9 अपॉन 205, ठीक है। अब जो जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो हम कैंसिल कर देते हैं। सबसे पहले तो हमको ये दिख रहा है कि 9 कट जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 4 and 3 7 7 3 10 नहीं, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। अच्छा 5 का तो है ही नहीं। एक बार हम इसको 7 से देख लेते हैं। 7 to the 14 ना, 7 भी नहीं चलेगा। 9 11 11 1 11 11 भी नहीं चलेगा। 13 1 13 13 नहीं चलेगा। चलिए कोई बात नहीं है, इसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं। दैट मीन्स जो आपके पास फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा आपके पास 343, राइट। और डिनोमिनेटर में एक्सक्यूज मी 205, राइट। और बेटा यही आपके पास आंसर हो जाएगा। सबसे बढ़िया चीज़ हम क्या करेंगे कि इसको एक छोटे से डब्बे में डाल देंगे जिसमें कि हमें ये याद हो जाएगा कि यही फाइनल आंसर है, और आप लोग इसको ब्लैकिंग से करेंगे। और क्योंकि ये परफेक्टली सही है तो एक एक स्टेप में आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे और आप परफेक्ट हो जाएंगे। अब मैं आप लोगों को ऐसे ही छोड़ने वाला नहीं हूँ, आपको पता है कि मैं सेकंड एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तो अब इसके बाद बेटा हम लोग सेकंड एक्सप्लेनेशन की तरफ चलेंगे। देखिए क्या है कि क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ था कि एक रेशियो 5/3 दिया हुआ था जो कि a/b है, और आपको 13a² + 2b² डिवाइडेड बाय 10a² - 5b² निकालना था। तो आपने क्या किया कि सबसे पहले जो आपके पास रेशियो था, है ना, इक्वेशन के फॉर्म में, उसको आपने इस टू फॉर्म में लिख लिया जिसमें कि समझ में आ जाए कि ये एक्चुअली रेशियो है। अब इसके बाद जो एक्सप्रेशन आपको दिया गया है इसमें से आपने b² को कॉमन निकाल लिया। जैसे ही आपने b² को कॉमन बाहर निकाल लिया, सो ये आपके पास हो जाएगा बाहर b² यहाँ, और डिनोमिनेटर में भी b² बाहर, तो ये दोनों ही b² कैंसिल हो जाएंगे। अब होगी अंदर मज़ेदार चीज़, दैट इज़ 13 टाइम्स ऑफ a² अपॉन b² हो जाएगा। क्योंकि इसके पास b² नहीं था इसीलिए b² से डिवाइड हो गया, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को इस एग्जाम्पल से समझाया था। अगर 3 + 7a है आपके पास, और अगर हमको a बाहर कॉमन निकालनी है तो हम निकाल लेंगे, और अंदर क्या बचेगा 3/a + 7, ठीक है। अच्छा अब इसके आगे बेटा आपके पास ये जो नंबर्स हैं ये a² अपॉन b², राइट। और क्योंकि सेकेंड वाले में b² था तो वो बाहर चला गया, ठीक है, इसलिए केवल 2 बचा। डिनोमिनेटर में भी इसी तरीके से पहले वाले में केवल a² है, तो हम जब b² कॉमन लेंगे तो ये अपॉन b² हो जाएगा, और क्योंकि इसमें b² था तो वो बाहर आ गया है, ठीक है। ये दोनों ही b² कैंसिल हो गए। अब इसके आगे आपके पास नेक्स्ट चीज़ क्या है कि a² अपॉन b² को हम a/b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और a/b की वैल्यू जो आई है वो है 5/3, तो ये 5/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और अगले स्टेप में आपके पास है 10 टाइम्स ऑफ a/b होल स्क्वायर। a/b की वैल्यू जो है वो 5/3 है, तो उसको हम 5/3 रख देते हैं, ठीक है, उसका भी हम स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 25/9। ऊपर भी आपके पास 25/9 हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शंस हैं तो हम एलसीएम ले लेंगे, है ना। 13 × 5 65 है, 65 × 5 करना पड़ेगा, तो हम 25 से कर लेते हैं। 25 3s is 75, 7 remains, and 25 1s are 25, 25 and 7 is 32, राइट। सो ये हो गया आपके पास 325, राइट। और इसके साथ हम 2 और जोड़ेंगे, यहाँ पे मैंने 18 जोड़ा है, क्यों, 3a² + 2b²। अच्छा अब यहाँ पे b² तो बाहर चला गया, ठीक है, और क्योंकि ये b² आपके पास बाहर चला गया तो अब हम केवल न्यूमरेटर में हमारे पास 2 है, ठीक है। अब ये 2 को हम मल्टीप्लाई करा देंगे 9 से, ठीक है।
तो फिर ये अगले स्टेप में आपके पास बन जाएगा 18, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या था, 13 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ए अपॉन बी की वैल्यू 5/3 आपने रख दिया, राइट। मुझे लगता है कोई कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा है, पक्का शुजात? What's your name? I'll tell you. Abid and well, I've forgotten you. What's your name? Zain. Okay. So here we have 13 times of a square upon b square plus 2, right? And in the denominator we have 10 times of a square upon b square minus 5. अब न्यूमरेटर में इसको हमने a अपॉन बी मतलब 5/3 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर ये हो गया आपके पास 25/9, और जो दूसरा टर्म है उसमें ऑलरेडी बी स्क्वायर कॉमन है, इसीलिए हमने बी स्क्वायर को कॉमन लेने के बाद केवल 2 बचा है, वो हम लिखेंगे। और डिनोमिनेटर में आपके पास 10a अपॉन बी का होल स्क्वायर जो कि a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने बी स्क्वायर को कॉमन बाहर निकाला था। अब आपको a अपॉन बी की वैल्यू 5/3 पता है, जिसको कि आप यहाँ पे रख दोगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 13 टाइम्स ऑफ 5/3 का होल स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अब ये 3 3 9 होता है, ठीक, जैसे यहाँ पे, और 5 5 25 वो यहाँ होता है, ठीक है। अब इन दोनों में ही आपको ये दिख रहा है कि अगर हम एलसीएम ले लें तो चीज़ें काफ़ी सिंपल हो जाएंगी, स्पेशली 9 जो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में आएगा, न्यूमरेटर वाले टर्म में और डिनोमिनेटर वाले टर्म में, दोनों में से ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम लेने पे ये हो गया आपके पास 9 2 18 और 25 3 75 और 7 रिमाइंडर 25 25 25 and 7 32. So 3 to 5 plus 2, that is 3 to 5 plus 18, that will become equal to 8 and 5 13, 1 remainder, and then we have 1 1 2 2 2 is 4, and then we have a 3, so 343. और डिनोमिनेटर में जो होल डिनोमिनेटर वाला साइन है उसको हम डिवीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे आपके पास 250 माइनस 45 हो गया है, ठीक है। तो ये बच्चों सारा कैलकुलेशन था, ठीक है। और जहाँ कहीं भी आपको लगे कि थोड़ी गलती हुई है उसको ज़रूर से तुरंत चेक कर लें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ये 205/9 कैसे हो गया, क्योंकि 250 से हमने सब्सट्रैक्ट किया 45 को, ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं, डिवाइड करने पे क्या होगा कि ये फ्रैक्शन जो डिवीजन साइन के बाद है वो रेसिप्रोकेट कर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 9/205, 9 कट गया, और 343/205 फाइनल आंसर है। क्योंकि हम लोग ने बहुत कोशिश की इसको डेसिमल्स में ले आए, पर डेसिमल्स में लाना पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट हमको इस रेशियो की ही तो वैल्यू निकालनी है ना, तो केवल अगर आप 343/205 कर देंगे तो भी ये परफेक्टली सही है। मुझे लगता है ये सब आप लोगों को समझ में आया होगा, और आपके जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उसमें इससे आपको बहुत मदद पहुँचेगी। मैं इस तरीके से लेक्चर्स बनाता रहूँगा 9 10 11 12 के। आपको जिस टॉपिक में प्रॉब्लम है आप मुझे बताइए, आपके पास मैथ्स के नेटफ्लिक्स का एक सीरियल आ जाएगा, ठीक है। अब जो सब आपने समझा है, लेक्चर को पॉज करके एक बार खुद से दोबारा से करिए। अगर आपको एक बार भी लगे कि इसको मुझे एक बार और करना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम एक बार और करेंगे। अब देखिए हमारे पास जो ये सम है वो सक्सेसफुली हो गया है, तो हम जल्दी से एक बार ईश्वर की वंदना कर लेंगे। आपका जो भी फेथ है आप अपने तरीके से करेंगे, और हर सवाल के बाद इस तरीके से अगर हम ईश्वर की वंदना करेंगे तो हमारी बुद्धि, हमारा निश्चय, राइट, हमारी शक्ति सब में वृद्धि होगी। चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण भगवान के समय कृष्ण भगवान का स्वरूप, फिर पैर का आपको चरण स्पर्श, जब रामचंद्र जी का स्वरूप सोचिए, और उसके बाद अंत में उनके चरण स्पर्श करके वो एक राउंड खत्म होगा, ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मज़ा आया? देखिए, आपको ईश्वर की तरफ भी चेतना आई, आपने ईश्वर को धन्यवाद दिया, और आगे चल के आपको और शक्ति मिलेगी और आप मैथ्स में शक्तिमान बन जाएंगे। ओके, so with this I close my lecture. Wait for my next lecture, which is also going to be a very interesting one. If you want stuff in English, then obviously there is the channel by the name The Mathematics Helpline, which is again my channel. If you want a little help in physics, then you'll get to see The Physics Helpline नाम से एक और channel है, right? And what else I require to make for you so that you can reach that magic figure 100, मुझे ज़रूर बताइए. Bye. Have a nice time. Bye.